हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइट ऑफ फिजिक्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स क्या होता है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के पहले हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो फोर्स बेस्ड है अप्रोच होता है। इसमें हम जो भी चीज कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम फोर्स लेते हैं, ठीक है। ये हम अब प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके कुछ मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं बोलूंगी मैं, एक तरीके से लिमिटेशंस है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स, अगर सिस्टम में कॉन्स्टेंट्स है या फिर सिस्टम मल्टी पार्टिकल सिस्टम है या फिर उसका जो पाथ है जो वो मोशन कर रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, ठीक है। और कांस्टेंट मतलब एक तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। तो जब इस तरीके से हमारे पास सिस्टम होता है कोई, तो उसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए किस पर जाना पड़ा, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पर जाना पड़ा। और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में जाने के लिए किसका यूज करना पड़ा, एनर्जी का। अब पहले फोर्स के थ्रू चीजें कैलकुलेट होती थी, फिर एनर्जी के थ्रू कैलकुलेट होने लगी। तो फोर्स से जो एनर्जी के अप्रोच गया, तो उस पर जाने के लिए जो पाथ यूज किया वो था डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ लैग्रेंजियन की। लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पहले आप किसी भी सिस्टम के लिए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, देन यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में उसको पुट अप करो। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी और उस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करोगे, देन आपको पोजीशन और उसके सारे के सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लैग्रेंजियन के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैमिल्टोनियन की। हमारे पास ऑलरेडी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स थी। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हमें पता है कि क्या होती है ना। उसके थ्रू हम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि हैमिल्टोनियन आया, है ना। इसको भी समझिए। देखिए लैग्रेंजियन जो है वो क्या चीज थी, वो किस चीज का फंक्शन था, क्यू डॉट टी का, ठीक है। और हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है, क्यू पी टी का। ये अभी मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बाकी यहाँ पर मेन चीज समझना क्या है, समझना हमें ये है कि जो आपकी जो लैग्रेंजियन इक्वेशन आती है, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, तो ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं क्या करूंगी मतलब जो साइंटिस्ट ने क्या किया कि देखा कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर मैं सॉल्व करने चाहूँ और इसके बदले में अगर मुझे दो अलग इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, अगर इसके बदले में मुझे दो अलग इक्वेशन दे दी जाए जो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो उसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो लैग्रेंजियन के थ्रू कहाँ गए, हैमिल्टोनियन पर। और लैग्रेंजियन के थ्रू हैमिल्टोनियन पर जाने के लिए क्या किया गया, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लैग्रेंजियन का लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन करके ही क्या किया गया, हैमिल्टोनियन पर पहुंचा गया। यहाँ पर लिखा है वैसे H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सर्टेन कंडीशन में ही जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। वैसे तो चले हम इसको, मैं इसको डीप में आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊंगी ताकि आप लोगों को इसे समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो मैं इतना अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। न्यूटोनियन मैकेनिक्स था फोर्स बेस्ड अप्रोच। फिर हम आए लैग्रेंजियन पे। लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद आई हमारी यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। अगर मैं बात करूं किसकी, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन की, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, ठीक है। यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन ने क्या बोला, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन थी डी बाई डी टी टी एल बाई डी क्यू डॉट माइनस टी एल अपॉन में डी क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन थी। और ये इक्वेशन किसके लिए थी, ये इक्वेशन थी कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए। किसके लिए थी ये इक्वेशन, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो फाइनली मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में मिल रही है हमें, ये मिल रही है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये था लाग्रांजियन का कंसेप्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसको मिलेगी, क्यू के फॉर्म में होगी। ठीक है, और जब मैं उसको सॉल्व करूंगी तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू टी मिल जाएगा। अगर एक बार मुझे पोजीशन मिल गए तो पोजीशन के अलोंग में उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उससे जितने भी पैरामीटर से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, टाइम पीरियड की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें, सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, पर अगर यहाँ पर इस चीज को और इजी किया जा सके, इजी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी तो पहले तो ये चीज मैं बता देती हूँ। एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट टी, प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ गया हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ने क्या बोला, हैमिल्टोनियन ने बोला कि ये जो आपका जो फंक्शन है ना, इसको आप क्यू, क्यू डॉट टी के अलावा आप क्या लिख सकते हो कि ये अभी किसका फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम का। तो हैमिल्टोनियन ने क्या करा, हैमिल्टोनियन ने बोला कि एक और एनर्जी का टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो फंक्शन होगा पोजीशन का, ठीक है, मोमेंटम का और टाइम का। ठीक है, यहां तक हमारी बात आ गई। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, हम लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन पर कैसे जाए। तो लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन पर जाने के लिए यूज किसका किया गया, वो है लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है फाइनली एक्सप्रेशन किसका, हैमिल्टोनियन का। और वो एक्सप्रेशन होता है पी क्यू डॉट माइनस एल। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है हमारा किसका, हैमिल्टोनियन का, जहां पे लाग्रांजियन के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कर लिया। और ये फॉर्मूला दिया किसने था, ये आया था किसके थ्रू, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहां से ये अप्लाई करके क्या किया जाएगा, ये जो सिंगल जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दो सिंगल, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टू सिंगल फर्स्ट ऑर्डर, मतलब इक्वेशन यहाँ पे क्या थी, एक ही इक्वेशन थी, यहाँ पे इक्वेशन कितनी थी, वन इक्वेशन थी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, दो इक्वेशन हो जाएगी, एक इक्वेशन ये होगी और ये दूसरी इक्वेशन होगी। पर यहाँ पे ये जो इक्वेशन होगी ये कैसी होगी, ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरी वाली इक्वेशन भी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं लाग्रांजियन की बात करी थी, इसको कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि ये चीज आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, रिटर्न में डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है उसका। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको मेन कंसेप्ट समझना है कि लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन पे जाने के एडवांटेजेस क्या हुए। ऑलरेडी आप लाग्रेंजियन के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एनर्जी अप्रोच था, हैमिल्टोनियन भी एनर्जी अप्रोच है, पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे फर्स्ट चीज यही है कि जो लाग्रेंजियन है, यूलर लाग्रेंजियन जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब लाग्रेंजियन का लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, वो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट किया गया, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। तो होता क्या है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके कंपेयर में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, भले ही मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन की क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पे मेरे पास एक थी पर यहाँ पर मेरे पास कितनी हो गई, दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गई। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दो है, पर इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू लाग्रांजियन, यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इजीली सॉल्वेबल है, इसलिए इसको आगे जाकर के ज्यादा प्रीफर किया गया। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट चीज मेरा टास्क ही है कि मुझे आपको एक तो इससे दो इक्वेशन में मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊंगी, देन इसके बाद एक एक तो इसकी जो फर्स्ट मैंने आपको दे दिया इसका कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम,
फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि वाई हैमिल्टोनियन पे हम गए तो क्यों गए। हैमिल्टोनियन पे जाने से एडवांटेज क्या मिला, इसका फर्स्ट एडवांटेज ये कि जहां पर आपको यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, वहीं अगर आप हैमिल्टोनियन के थ्रू जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, भले ही इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाएगी पर वो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट टास्क तो मेरा ये है कि मुझे इसके थ्रू हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है, मेन हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए इसको एक बार आप समझ लेंगे, 2-3 स्लाइड्स में लूंगी। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपको पूरा की पूरा हैमिल्टोनियन का जो स्लाइड है जो मैं आगे दूंगी वो आपको इजीली इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या बोला कि जो हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है, हैमिल्टोनियन को मैंने क्या बोला, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट आए वो कुछ इस तरीके से है, पी क्यू डॉट माइनस एल, एंड एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट एंड टी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इसको डेरिवेटिव कर रही हूँ। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, डी एच इक्वल टू, जब मैं इसका डीएच करना चाहूंगी तो किस तरीके से आ जाएगा, मेरे पास एक आ जाएगा पी डी क्यू डॉट, डेल्टा के टर्म में ना डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, पी डेल्टा क्यू डॉट, फिर प्लस क्यू डॉट डेल्टा पी, ठीक है, माइनस, अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन में डेल क्यू, ठीक है, इंटू डेल क्यू। ठीक है, अभी मैं आईजे के फैक्टर में नहीं लिख रही हूँ, वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको फैक्टर में भी लिख सकती हूँ, किस तरीके से, जे लगा करके। बाकी अब हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, बस आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको करवा रही हूँ। ठीक है, ये वाला वेट, हाँ 2 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डीएच। ठीक है, डीएच के लिए सबमिशन का तो सिंबल मैंने लगा के ही रखा है। सबमिशन का सिंबल लगाने का मतलब क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर्स नहीं होते है ना, एक पैरामीटर नहीं होते यहाँ पे। पी और क्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। कि जैसे अगर आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा में, तो एक बार क्या जाएगा, पी थीटा क्यू डॉट थीटा। अगर सपोज करें एक्स वाई जेड है तो क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। ठीक है, यहाँ पर ये सबमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कर ही लेती हूँ ना, इसको पी जे कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पी जे कर लिया, ये क्यू जे हो गया और ये हो गया जी। ठीक है, अब हम आते हैं, हम निकालते हैं डीएच। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो ज्यादा। सबसे पहले मैंने लिखा डी एच। डी एच क्या हो जाएगा, डी एच सबमिशन का सिंबल तो वही का वही रहा, पीजे डी क्यू डॉट जी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने एक बार, तो अब किसका होगा, पी का होगा। तो प्लस का सिंबल लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, क्यू जे डॉट, और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डीपी जी। ठीक है, अब मैं लैग्रेंजियन की अगर मैं बात करूँ तो लैग्रेंजियन में किस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, डीएल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा क्यू जे डी क्यू जे। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएल अपॉन में डी क्यू जे डॉट, और ये हो जाएगा डी क्यू जे। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब एक चीज हमें पता है, वो चीज क्या है, हमें ये चीज पता है, आपने मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन जब मैंने कराई थी तो वहां पर हमने क्या बोला था कि जो यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है, टी बाय डी टी डी एल अपॉन में डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन में डी क्यू
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म होती है किसके बराबर होती है, मोमेंटम के बराबर होती है। ठीक है, मतलब मोमेंटम के बराबर क्या होता है, dl अपॉन में dq डॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, dl अपॉन में dq डॉट। ठीक है, तो इसको मैं किसके टर्म में लिख सकती हूँ, मोमेंटम के टर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये सबमिशन का साइन तो हमारा चल ही रहा था। ये हो गया pj dqj डॉट प्लस qj डॉट dpj माइनस, ये तो वैसे को वैसे ही लिखा मैंने, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा qj डी क्यूजे। और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, यहाँ पर क्या चीज कर दूंगी मैं, इसको किसके बराबर लिख दूंगी, पी के बराबर लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा पीजे डी क्यूजे डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इंटू डी टी। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म, और ये वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो फाइनली जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा ये हो जाएगा मेरे पास क्यूजे डॉट टीपी जे माइनस टी एल अपॉन में डी क्यू जे माइनस डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, डी एच के लिए आ गया। ये क्या मेरे पास आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, डी एच के लिए। ठीक है, ये तो मैंने इस फॉर्मूले का किया है। ठीक है, पर आप सभी एक चीज जानते हो, क्या जानते हो आप सभी, आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है। अभी हाल हमने पढ़ा कि हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू पी एंड टी। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ डीएच को अगर मैं ब्रेक करूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा क्यू डी क्यू जे के टर्म में अगर मैं लिख दूँ ना। ठीक है, यहाँ पे जे कर लो, यहाँ पे भी जे कर लो, फिर प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा पीजे इंटू डीपीजे, फिर प्लस डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी इंटू डी टी। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई है ना, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई है ना, समझना इसको। एक इक्वेशन को मैंने कैसे निकाला, एक इक्वेशन को मैंने निकाला लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था उसके थ्रू मैंने कैलकुलेट करी डीएच की वैल्यू, और जो मेरे पास नॉर्मली जो मेरे पास हैमिल्टोनियन का जो फंक्शन है उसके थ्रू मैंने डीएच की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर ऐसे करना है कि यहाँ पर डी क्यू जे के मल्टीप्लाई में क्या है और यहाँ पे डी क्यू जे के मल्टीप्लाई में क्या है, हमें कंपेयर इसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू जे के मल्टीप्लाई में क्या है, डीएल अपॉन में डी क्यू जे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डीएल अपॉन में डी क्यू जे माइनस इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए अभी हम आते हैं यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन पे ही। देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ, और वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ले रही हूँ यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन को कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन डी बाई डी टी डी एल अपॉन में डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात करी, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो डी एल अपॉन में डी क्यू डॉट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मोमेंटम के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ डी बाई डी टी और मोमेंटम, मोमेंटम को मैंने क्या लिख दिया है पी। ठीक है, माइनस डी एल अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि पी डी पी बाई डी टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डॉट। तो पी डॉट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी डॉट मेरे पास हो जाएगा डी एल अपॉन में डी क्यू के बराबर। ठीक है,
पी डॉट किसके बराबर हो जाएगा, डी एल अपॉन में डी क्यू डॉट के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एल अपॉन में डी क्यू है, ठीक है। तो डी एल अपॉन में डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डॉट लिख सकती हूँ। ये काम मुझे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि ये किसका फंक्शन होता है, क्यूपी टी का। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर रही हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगी, डी एल बाई डी क्यू जहां पर है वहां पर मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, पी लिख दूंगी। तो फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, डी एच क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा मेरे पास क्यूजे डॉट डीपीजे माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैंने बोल रहा है इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ, पीजे डॉट। और ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं डी क्यू जे। ये एक तरीके से मैं इक्वेशन के लिए आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में रहे कि ये इक्वेशन हमने डायरेक्ट नहीं ली है, ये इक्वेशन आती है लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अगली इक्वेशन लिख सकती हूँ, अगली इक्वेशन यहाँ पर। अगली इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पर, डीएच की जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है जो मैंने यहाँ ऊपर से निकाली उसको मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि मैं इजिली इसको क्या कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ, ठीक है। ये हो गया डीएच अपॉन में मेरे पास क्या हो गया, डी क्यू जे, और ये हो गया डी क्यू जे, ठीक है। फिर प्लस डी एच अपॉन में डीपी डेल्टा पी जे, सॉरी मैं सबको डी बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना क्योंकि मुझे थोड़ी हैबिट है इसी चीज की, ठीक है। आप इसको समझिए मेन तो। अब ये हो गया अपना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस है, मैं दो इक्वेशंस को क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। क्या करूंगी, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करूंगी। तो जब कंपेयर करूंगी तो मुझे क्या करना है, इसको इक्वल करके देखना है कि इसके पैरामीटर्स किसके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज देखो, ये क्या है, पीजे है और ये क्या है, पीजे है। तो ये वाला टर्म किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्टली एक लिख लू, डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू जे इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा पीजे, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन की फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले टर्म में यहाँ पे डेल्टा क्यूजे और यहाँ पे भी डेल्टा क्यूजे, मतलब ये वाले कॉफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, पीजे डॉट इक्वल टू, पीजे डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा क्यूजे, ठीक है। ये मेरे पास हैमिल्टोनियन की सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। मतलब मेनली मैंने हैमिल्टोनियन की फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हैमिल्टोनियन की फर्स्ट हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ठीक है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन मतलब वहां जहां पे मेरे पास क्या हो रहा था, यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर थी, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, ये दोनों की इक्वेशन, ये वहां पे एक इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर पर, यहाँ पर दो इक्वेशन हो गई। और ये दो इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टाइम कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर कर लूं तो मेरे पास एक और चीज आ जाती है, वो आ जाती है डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी। इसका भी बहुत यूज किया जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या चीज समझाई आपको, सबसे फर्स्ट चीज समझाई और सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका हैमिल्टोनियन का ये है कि जो लाग्रांजियन होती है, लाग्रांजियन जो होती है वो कैसी इक्वेशन होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पर हैमिल्टोनियन ने क्या करा, हैमिल्टोनियन ने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल अप्लाई किया। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जो रिजल्ट है ये किसका है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का। हैमिल्टोनियन ने क्या करा, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। और लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद उसने क्या करा, जो लाग्रांजियन था उसको हैमिल्टोनियन में ब्रेक किया और देन उसने दो इक्वेशन निकाल ली। वहां पर लाग्रांजियन में जहां पर हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हैमिल्टोनियन ने उसको क्या करा,
दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में इक्वेशन में ब्रेक कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होती है। ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकेंड एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज समझने के लिए, इस जो सेकेंड एडवांटेज है वो किससे रिलेट करता है, बेसिकली जो सेकेंड एडवांटेज है वो किससे किससे बेस्ड है, वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताइए। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बात करी थी कि अगर कोई लाग्रांजियन है और वो किसका फंक्शन है, क्यू डॉट टी का फंक्शन है, मतलब क्या है, Q1 की टर्म है, Q2 है, ऐसे करते करते क्यू के माइनस वन है, देन क्यू के अपसेंट है, क्यू के प्लस वन है, देन इस तरीके से करते करते क्यू एन है। ठीक है, फिर क्या है, Q1 डॉट है, Q2 डॉट है, ऐसे करते करते कब तक चल रहा है ये, क्यू के माइनस वन डॉट, क्यू के डॉट, और क्यू के प्लस वन डॉट, देन क्यू एन डॉट, और आगे जाकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है, किसी लाग्रांजियन में अगर क्यू के क्या है, अपसेंट है, हाँ तो चलिए बात कर रहे थे हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या चीज, कोई लाग्रांजियन है अगर उसमें क्यू के की टर्म, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्यू के की टर्म क्या है, अब्सेंट है ना, क्यू के की टर्म अब्सेंट है, क्यू के की टर्म प्रेजेंट नहीं है, पर उसका जो क्यू के डॉट है, उसका क्यू के डॉट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है क्यू के, इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं। अब हमें मेनली इसमें समझना क्या है, अब भैया साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का तो कंसेप्ट है, पर इसको मैं हैमिल्टोनियन में कैसे बताऊं कि यहाँ पे मुझे एडवांटेज मिल रहा है। सिंपल सी चीज है कि मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो कि आपके पास लाग्रांजियन का एक फंक्शन है, बस समझना है इसको मेन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसका मेन कंसेप्ट एक और समझ में आ जाएगा कि हमें हैमिल्टोनियन लेने से क्या फायदा हो रहा है। देखिए, क्यू क्यू डॉट टी, ठीक है, सपोज किया कि कोई सिस्टम है मेरे पास और उसमें टोटल एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, एन नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। तो एन नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है तो टोटल क्यू कितने होंगे, सपोज करा कि मेरे पास थ्री जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो क्यू कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई जेड मतलब थ्री। अगर मैं बोलूं कि एन ऑर्डर है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एन। तो जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, मोमेंटम इसकी वेलोसिटी होगी, तो उतनी ही इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अगर मैं अब बोलूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि देखो जितनी जितने आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं उतनी ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर तो कितना मिलेगा, एन। समझ में आ रहा है, क्यों एन मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक इक्वेशन एक्स में बन गई, एक वाई में बन गई, एक जेड में बन गई, तीन थे तो तीन मिल गई। पर अगर मैं बात करूं हैमिल्टोनियन की, अगर मैं बात करूं हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन में क्या है, क्यू पी एंड टी। अगर मैंने बोला कि मेरे पास नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एन है, तो पी भी कितना होगा, एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हैमिल्टोनियन में, अब मैंने क्या बोला कि इक्वेशन को टू टाइम्स कर देता है। अगर यहाँ पर एन इक्वेशन आ रही है, एन नंबर ऑफ इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टू एन हो जाएगी। ठीक है, मतलब करा क्या हमने, इन दोनों को क्या करा है, एड ऑन कर दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्यू, क्यू के जितने वो रहेंगे,
तो उतनी आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सॉरी, क्यू डॉट, सॉरी, अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब मोमेंटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी नहीं, अभी पहले साइक्लिक की, अभी मैं साइक्लिक की बात पे नहीं आई हूँ, अभी तो नॉर्मली कंसेप्ट समझ रहे हैं हम। अब मैं बात करती हूँ साइक्लिक की। अगर मैंने बोल दिया है कि सपोज करो कि एक कोऑर्डिनेट्स क्या है, साइक्लिक है, वन कोऑर्डिनेट्स क्या है, साइक्लिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एन ही रहेगा, ये तो एन ही रहेगा, पर ये कितना हो जाएगा, एक एक कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, मतलब एक कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि अगर साइक्लिक है तो इसका डॉट वाला तो प्रेजेंट ही रहेगा, ये तो उतने ही नंबर में आएंगे टोटल एन, पर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, यहाँ पर क्यू के नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n-1। अगर मैंने बोला कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है साइक्लिक, तो क्या होगा, यहाँ पर तो प्रेजेंट होगा, यहाँ पर तो एन ही होगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-2। ठीक है, पर जितनी बार भी अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना चाहूंगी, यहाँ पर होता क्या है, साइक्लिक होता है, तो जो मेरा मोमेंटम होता है, जो मेरा मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मोमेंटम तो कांस्टेंट हो जाता है, पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरे पास कितनी रहेगी, एन ही रहेगी। हर बार मुझे सारी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, चले चाहे मेरे पास कांस्टेंट क्यों ना हो, मुझे उसको पूरा की पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर अब मैं आती हूँ यहाँ पर हैमिल्टोनियन की मैंने बात करी। हैमिल्टोनियन में मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। जब एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट से, तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पर क्या है, जो हैमिल्टोनियन है वो किसका फंक्शन है, क्यू पी एंड टी का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन रोल है समझने का। देखो, अगर मैं लिख रही हूँ कि फंक्शन है एक्स और वाई एंड जेड का, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, सारे के सारे ये चीजें क्या है, वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट टर्म नहीं है। पर अगर मैं बोल दूं कि f इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड 1, तो क्या ये 1 लिखने का कोई सेंस होगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ x y लिख सकती हूँ। ठीक है, ये 1 वाले पैरामीटर का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है ना, कि मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ 1 को वो करूँ। मेन इसका खेल है पूरा पूरा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होते हैं ना, कांस्टेंट कभी भी नहीं होते फंक्शन में। तो अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि ये किसका फंक्शन है, क्यू पी एंड टी का। अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, तो हैमिल्टोनियन में से क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। इसको समझो, जैसे यहाँ पर मैंने क्यू पी टी का लिखा, यहाँ पर क्या हो रहा था, एन एन था, पर अगर सिस्टम के पास वन साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को मेरे को डिनोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हैमिल्टोनियन भी क्या है, फंक्शन है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा n-1 और p भी हो जाएगा n-1। अगर टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है तो वो क्या हो जाएगा, n-2, और मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, n-2। अब अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2n-2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n-4। अब चीजों को समझो, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मुझे सारी की सारी इक्वेशन कितने भी कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पर मुझे सारी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा था, एन एन एन। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मेरे पास विदाउट कांस्टेंट था तो 2n था, पर जब मेरे पास कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे मेरे पास नंबरों की इक्वेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सॉरी मैंने कॉन्स्टेंट्स यूज कर लिए, अगर आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो लाग्रांजियन में तो आपको सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, सारे के सारे पैरामीटर, भले ही आप उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, पर यहाँ पर मुझे सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। पर हैमिल्टोनियन में क्या है, जबकि मोमेंटम का ही फंक्शन है, मोमेंटम का फंक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो हैमिल्टोनियन में अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है तो वहां पे जो इक्वेशन होती है वो ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाती है, उसको मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका सबसे प्लस एडवांटेज है, सबसे प्लस एडवांटेज। ठीक है, तो दो ही चीज हमने समझी। फर्स्ट चीज हमने ये देखी कि फर्स्ट चीज पे मैंने क्या बात करी, फर्स्ट मैंने ये बात करी कि जो सेकेंड ऑर्डर जो लाग्रांजियन होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, पर हैमिल्टोनियन ने क्या करा, उसको
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो इजी है। और दूसरी चीज, अगर मेरे पास लाग्रांजियन में क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ता है। पर लाग्रांज हैमिल्टोनियन में क्या होता है, हैमिल्टोनियन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन है वो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, या ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीजें थी, दो प्लस एडवांटेज थे जिसके लिए मैंने बात करी। तो चलिए, ये मैंने एक शॉर्टली आपको कुछ स्लाइड्स के थ्रू समझाया है, ये अपना एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया। अब मैं इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्लाइड के थ्रू, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें मैं मिसिंग कर देती हूँ, और हम लोगों के एग्जाम में अच्छा खासा एडवांटेज होता है पूरा कंसेप्ट का। ठीक है, जो जितना कंसेप्ट मैं आपको बता सकती थी वो मैंने बता दिया। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की, ठीक है, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की बात करी है हमने, फिर इसके बाद हमने जनरलाइज मोमेंटम बात करी। तो सबसे फर्स्ट हमने यही देखा था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या होता है, और अभी की स्लाइड में हमने देखा कि हैमिल्टोनियन क्या होता है। ठीक है, न्यूटोनियन ने क्या कहा था, न्यूटोनियन ने कहा था कि मोशन को समझने के लिए हम किसको देखेंगे, फोर्स को देखेंगे। और लैग्रांजियन ने क्या कहा था, लैग्रांजियन ने कहा था कि फोर्स की जगह किसको देखो, एनर्जी को देखो। लेकिन हैमिल्टोनियन ने एक पावरफुल अप्रोच दी। उन्होंने कहा कि सिस्टम को, कोऑर्डिनेट्स को वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट्स की जगह हमें किस में लेना है, मोमेंटम से डिस्क्राइब करो, है ना। क्यू क्यू डॉट की जगह क्या करना है आपको, क्यू और पी से डिनोट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन यही आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी जो है नेचर की बहुत फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में पूरा फोकस जो होता है वो किस पे होता है, एनर्जी और ज्योमेट्री पर होता है। इसी वजह से ये क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी की फाउंडेशन बन गया है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगी कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो किस पे है, फोर्स बेस्ड अप्रोच है। लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो है वो किस पर बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड पर। और अगर हैमिल्टोनियन की बात करी तो हैमिल्टोनियन किस पे हो जाएगा, एनर्जी तो है ही यही, एनर्जी प्लस ज्योमेट्री, एनर्जी प्लस ज्योमेट्री बेस्ड हो जाता है। ठीक है, इसको और आगे हम अच्छे से और समझेंगे, अभी तो स्लाइड में इतना ही बताऊंगी मैं, आगे देखते हैं हम। अब हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी बता रही हूँ, ये सब मैं ऑलरेडी अपनी स्लाइड में बता रही हूँ, पर मैंने एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी उस 3 पेज में ऑलरेडी सारी की सारी चीजें कर दी है। ये कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको पूरा की पूरा कैलकुलेट करके बता दिया था। ठीक है, कि पी जे इक्वल टू कितना आ गया, डीएल बाई डी क्यू जे डॉट, यानी लाग्रांजियन वो हमने क्या करा है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी वही क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटम होता है। और ये ऑलरेडी मैं पूरा की पूरा क्या करवा चुकी हूँ, कैलकुलेट करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम फेस स्पेस की बात करते हैं। फेस स्पेस हमने नहीं देखा है अभी, तो फेस स्पेस को मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। नॉर्मली अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन देखते हैं, ठीक है, ये फेस स्पेस है ना, फेस स्पेस मतलब यहाँ पर अगर किसी भी पार्टिकल की मैंने कोई सी भी पोजीशन देखी, तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम देखते हैं। लाग्रांजियन में क्या रहता है, लाग्रांजियन में क्यू और क्यू डॉट रहता है, पर हैमिल्टोनियन में क्या रहता है, क्यू और पी के पीछे, यहाँ पे क्या है, ये क्यू है और ये क्या है, पी है। ये स्पेस, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्यू और मोमेंटम पी होता है, उसे क्या कहते हैं, फेस स्पेस कहते हैं ना। इसे क्या कहा जाता है, फेस स्पेस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि फेस स्पेस का हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे चली जाऊं, चाहे मैं इस पॉइंट पे चली जाऊं, चाहे मैं इस पॉइंट पे चली जाऊं, फेस स्पेस का हर एक पॉइंट क्या करता है, सिस्टम की कंप्लीट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर पोजीशन सेम हो और मोमेंटम बदल जाए तो पॉइंट भी बदल जाएगा। ठीक है, पोजीशन अगर सपोज करो यही है और मोमेंटम चेंज हो रहा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में मोशन का मतलब होता है फेस स्पेस में पॉइंट का मूव करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें कंप्लीट डायनामिक्स बता देता है। ठीक है, कंजर्व क्वांटिटी बता देता है। इसी का इस यूज किया जाता है मेनली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका बहुत यूज किया जाता है फेस स्पेस का। अभी आप लोग इसको और देखोगे तो आपको और आगे जाके समझ में आएगा। ऐसे तो आप लोगों के सिलेबस में है पूरा पूरा फेस स्पेस डायनामिक्स में, वो भी कवर करवाऊंगी। अभी तो पहले इस टॉपिक को हम देखते हैं।
अब लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो लाग्रांजियन है, लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये होता है लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। जो लाग्रांजियन किसका वेरिएबल होता है, क्यू क्यू डॉट का, और हैमिल्टोनियन किसका होता है, क्यू पी का। मतलब वेलोसिटी को मोमेंटम से रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है उसी को ही क्या कहा जाता है, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और हैमिल्टोनियन किस तरीके से डिफाइन होता है, पी क्यू डॉट माइनस एल। ठीक है। एमपीपीएससी और नेट दोनों में डायरेक्टली पूछा जाता है ये फॉर्मूला। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, लाग्रांजियन एनर्जी डिफरेंस बताता है। जो लाग्रांजियन होता है वो क्या बताता है, एनर्जी डिफरेंस बताता है। और हैमिल्टोनियन क्या बताता है, हैमिल्टोनियन क्या बताता है, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लाग्रांजियन ऑलवेज, ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। जो लाग्रांजियन होता है वो हमेशा होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पर हैमिल्टोनियन जो है हर केस में नहीं होता टोटल एनर्जी के बराबर। हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए एप्लीकेबल है जब आपका जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्यू का फंक्शन है। पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ ओनली क्यू। पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, पोटेंशियल वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तभी ये चीज एप्लीकेबल हो। ठीक है। तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ब्रिज है जो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद इसकी इसकी के बेस पे मैंने आपको क्या बताई, ये जो दो इक्वेशन बताई, दो इक्वेशन, एक इवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इवोल्यूशन ऑफ मोमेंटम। ये दो इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दी है। हैमिल्टोनियन ने क्या करा था, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ दो इक्वेशन दी। ठीक है। एक दी कोऑर्डिनेट्स इवोल्यूशन, क्यू जे डॉट इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा पी जे। और मोमेंटम इवोल्यूशन की इक्वेशन जो है वो किस तरीके से है, पी जे डॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा क्यू जे। इन दोनों इक्वेशन को हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन कहते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन बताती है कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ये बताती है कि हैमिल्टोनियन मोमेंटम की चेंज को कंट्रोल करता है। ठीक है। हैमिल्टोनियन किसको कर रहा है, मोमेंटम की चेंज को कौन कंट्रोल कर रहा है, हैमिल्टोनियन। सबसे अमेजिंग बात यह है कि न्यूटोनियन में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हैमिल्टोनियन इक्वेशन में दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, मैथमेटिक्स सिंपल हो जाती है। अगर आप न्यूटोनियन में भी देखोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर ही मिल रही है। ठीक है। न्यूटोनियन में क्या पढ़ते थे हम, एम एक्स डबल डॉट। ठीक है। और जो लाग्रांजियन में भी मिलती थी फाइनली हमें यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन, वो भी कैसी होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। यहाँ पे हमें क्या मिल रही, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, साथ में हमें फेस स्पेस डायनामिक्स भी मिल रहा है। हम इसका क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर रहे हैं, एडवांस डायनामिक्स में कर रहे हैं, फेस स्पेस में यूज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन हमारे लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक फेमिलियर एग्जांपल पर हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो हैमिल्टोनियन क्या लिख सकती हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फेस स्पेस में अगर हम प्लॉट करें तो हमें क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो फेस स्पेस में क्लोज्ड ऑर्बिट बनाता है। क्लोज ऑर्बिट का मतलब ये है कि ये जो मोशन है ये कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा मोशन जो है एक ब्यूटीफुल इलिप्स के रूप में फेस स्पेस में दिखाई देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एमपीपीएससी में पूछा भी गया था कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो इसका डायरेक्टली आंसर था कि वो किस फॉर्म में होती है, इलिप्टिकल फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं कैनोनिकल इक्वेशंस। हैमिल्टोनियन इक्वेशन कंटिन्यूसली क्यू और पी को अपडेट करती रहती है। रिजल्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट बात करती हूँ मैं फेस ट्रेजेक्टरी की, है ना। फेस ट्रेजेक्टरी यानी फेस स्पेस में एक पाथ। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो ट्रेजेक्टरी भी फिक्स कंटूर पर चलेगी। ठीक है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो ट्रेजेक्टरी कहाँ चल रही है, एक फिक्स कंटूर पे चल रही है, ये कंटूर चेंज नहीं कर रही है।
इसलिए हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में मोशन को ज्योमेट्री की लैंग्वेज में समझा जाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मोशन स्पेस में दिखता है और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में मोशन कहाँ दिखता है, फेज स्पेस में दिखता है। हैमिल्टोनियन वर्सेस अगर मैं लाग्रांजियन की बात करूं, ठीक है, हैमिल्टोनियन वर्सेस लाग्रांजियन की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों अप्रोच कंपेयर करते हैं। लाग्रांजियन मैकेनिक्स किसका है, क्यू एंड क्यू डॉट का फंक्शन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। अगर मैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की बात करूं तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स क्या होता है, क्यू और पी का फंक्शन होता है, ठीक है। हैमिल्टोनियन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी है। सिंपल वर्ड्स में लाग्रांजियन मोशन को एनर्जीज के थ्रू देखता है, हैमिल्टोनियन मोशन को ज्योमेट्री और फेज स्पेस के थ्रू देखता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हैमिल्टोनियन का मॉडर्न फिजिक्स में क्या यूज, ठीक है। अब सवाल आता है कि हैमिल्टोनियन इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो हैमिल्टोनियन है। अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं आई एच का डेल्टा साई डेल्टा टी इक्वल टू एच साई, ठीक है। तो यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूरा क्वांटम इवोल्यूशन कंट्रोल करता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन हैमिल्टोनियन से इवॉल्व होता है। पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी हैमिल्टोनियन सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसलिए कहा जाता है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बिकम द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो नेक्स्ट फाइनली हमने ये देख लिया है, अब हम देखते हैं कि इसकी समरी आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स न्यूटन और लैग्रांजियन के आइडियाज को एक डीपर लेवल पे ले जाती है। हमने सीखा जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, फ्रीज स्पेस क्या होता है, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होती है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फ्रीज स्पेस में देखा और मॉडर्न फिजिक्स की कुछ एप्लीकेशन देखी। सबसे इंपॉर्टेंट टैकवे ये है कि न्यूटोनियन ने मोशन को फोर्स के रूप में देखा, लाग्रांजियन ने मोशन को एनर्जी के रूप में देखा और हैमिल्टोनियन ने मोशन को जियोमेट्री के रूप में देखा। इसलिए कहा जाता है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ट्रांसफॉर्म मोशन इनटू ज्योमेट्री और यही ज्योमेट्री आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन बन जाती है। अब अगर हम बात करें तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे पॉइजन ब्रैकेट, देन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देन इसके बाद हम देखेंगे हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा ही पीछे चल रहा है, पर फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मैं खुद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि हार मत माने, बस जो बन रहा है पढ़ते चले। क्या होता है कि आखिरी आखिरी में अभी मैं कुछ कहीं बिजी हो गई थी मैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर होता क्या है, हमारी अब जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत बहुत ही अलग चलती है। कभी हमारी लाइफ में कुछ होता है कुछ होता है और हम पढ़ नहीं पाते, तो बहुत टेंशन लेते हैं कि हमारा सिलेबस कवर होगा नहीं होगा। मैं तो सिंपल सी चीज बोलूंगी कि जितना पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि बस वो तो 100% सही करके आना है। अभी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है, तो जितना कर सकते हो भले ही आप, मेरे हिसाब से आप 7 सब्जेक्ट भी करो पर ऐसे करो कि वो सब्जेक्ट भी आपके पूरे प्रॉपर सही होने चाहिए। हम पूरे 10 सब्जेक्ट ना करें, क्योंकि होता क्या है 10 सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में आप लोग जल्दी 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 पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें क्या होती है छूट जाती है उसमें। जल्दी के चक्कर में ना आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, छूट जाती है। और जब आप सोचो कि भैया हमने तो ये टॉपिक पढ़ा था इसका आंसर ये वाला है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए मेरे जहन में मैं पूरा कोशिश करूंगी सिलेबस कंप्लीट करवाने की। पर मेरे लिए यही आज मेरा पार्ट 7 चल रहा है, इसमें फिलहाल तो मुझे यही है कि अगर 7 सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, 7 सब्जेक्ट भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते तो आप फिजिक्स का पेपर तो अच्छे से अच्छा, बस साइड में आपको जीके प्रिपेयर करना है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।